नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर को लेके आया हूँ अपने एग्जाम क्रैकर के सीरीज में। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा है कि मैं ये सीरीज केवल एग्जाम पर्पस के लिए बना रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें मैं चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर पेपर में आते हैं, उस टाइप को क्वेश्चन को लिया हूँ और उसी को समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इन सब क्वेश्चन को भी साथ में अगर ठीक से कर लोगे तो एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1 मिनट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को आप लिखो, तो पता रहे, एक जगह लिखा रहेगा, पता रहेगा कि ये क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख लो और इसको आप एक बार लिख लो। मैंने 6 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये अक्सर आते रहते हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। व्हाट इज द कनकेव मिरर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है 3 mediums A, B and C have refractive indices 1.5, 1.67 and 1.33. In which medium light travel fastest? किस मीडियम में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करेगा। पांचवा क्वेश्चन लिया है मैंने मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, और छठा क्वेश्चन हमने दिया है व्हाट विल बी हैपन इफ हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ इमेज। तो बच्चों, चैप्टर जो आप जनरली करते हो उसके साथ साथ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ जो अक्सर पेपरों में आते हैं। अगर ये सब भी आप साथ में तैयार कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो आप वीडियो पॉज करके 6 के 6 क्वेश्चन आप, ये पूरे 6 क्वेश्चन आप नोट करो। ओके, हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबों ने लिख लिया होगा नोटबुक में, है ना। नोटबुक में इसको आप लिख लो। अब मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि इसको आपको कैसे लिखना है और किस तरह से होता है, थोड़ा समझ नहीं आएगा तो मैं और क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। और देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब हम आपको यहाँ पर ये नहीं समझा रहे हैं कि फोकल लेंथ किसको कहते हैं, क्या होता है, ये आप लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा या जानते भी होंगे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब सवाल उठता है कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर का हम जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जानते हैं, कहाँ होता है, कैसे दिखाते हैं, लेकिन ये पूछ देता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कितना होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें एक्चुअली इसका जवाब होता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। आपने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ा है, उसमें देखा है कि फोकल लेंथ जो होता है ये ऐसे, जैसे मान लो कि ये है कनकेव, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो ये पैरेलल रेज, जब इंसिडेंट पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट से क्रॉस इंटरसेक्ट करता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और ये होता है इसका पोल, पोल से इसकी दूरी जो होती है ये फोकल लेंथ होता है। ये आप जानते होंगे, पढ़े होंगे चैप्टर में। तो सवाल उठता है कि ये तो कनकेव मिरर की है, अब उठता है कि तो प्लेन मिरर का क्या। देखो,
आप जैसे देखते हो प्लेन मिरर को जनरली हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे इस तरफ से ये पॉलिश्ड है, तो ये प्लेन मिरर है। अब इस पर जब अलग अलग ये पैरेलल रेज आएंगे, जैसे भी आए, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के एक तो पैरेलल रेज सीधा अपने ही रास्ते में आते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ मिलेगा ये कहना मुश्किल है, तो इसीलिए इसका जवाब है कि इसका आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इसीलिए इंफिनिटी पर। मान लेते हैं कि ये कहीं और जाके ये बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो इसीलिए इसका जवाब आपको लिखना है इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या लिखना है, ये आंसर है इन्फिनिटी, ठीक है। बस एक वर्ड में जवाब देना है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये है, आपने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन किया होगा, नहीं किया है तो अपने बुक से देख लो, समझ लो। उसके 6 केसेज हैं। पहला केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। तीसरा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एंड चौथा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। एंड पांचवा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। आखिरी केस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये 6 केसेज में आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि इन 6 केसेज में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है और कहाँ इमेज बनता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए पहला केस में जैसे ऐसे बनता है, ये जो है ये आपका P है, ये है F और ये है C। इसमें जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये ऐसे बनता है, देखिए। हाँ, और तीसरा जो बनता है ऐसे, ऐसे बनता है, ये आपका इमेज, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बन रहा है, इसकी दूर डिस्टेंस है। दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या देखते हैं, देखो ये P है, ये F है और ये C है। तो जब F पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट तो देखिए ऐसे होता है, और ये ऐसे ऐसे जाता है। ये दिखाते हैं कि इसमें इंफिनिटी पे बनता है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज इसका इंफिनिटी है, तो बहुत दूर है, ठीक है। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में हम देखते हैं, तीसरे केस में है कि यहाँ P पर है, ये F है और ये C है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। और ये पैरेलल रेंज जो है ऐसे बनता है, और ये जब ऐसे जाता है पीछे जाके यहाँ पर कहीं पर ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इमेज होता है। तो अब इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये इक्वल डिस्टेंस है इसकी, ठीक है ना। ये आपका हो गया चौथा केस, सॉरी तीसरा केस। और पांचवें केस में हम क्या देखते हैं, इसी को गौर से देखिए। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ P है, यहाँ ये F है और यहाँ C है। जब C पे ऑब्जेक्ट होता है तो देखिए इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, मतलब ये। इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों, गौर से देखिए। ये चौथा केस जो है, इसमें क्या देख रहे हैं कि जब C पर ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज यही बनता है, ठीक है। और फिर अगले केस में इसी तरह से है। तो सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो और सारे केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसमें इतना है, इसमें देखिए इन्फिनिटी पर बनता है, इसमें काफ़ी है, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, तो ये बनता है।
बस ये केस जो है इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट जहां पर है, सी पे ऑब्जेक्ट है, सी पे ही इमेज बनता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इसमें कितना आप समझोगे, जब इसी जगह पर है इसके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है कि नहीं। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही हुआ। बाकी सब केस में, बाकी जितने भी केसेज हैं सब में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। लेकिन इस केस में क्या है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है, तो इसीलिए इसमें मिनिमम डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच 0, क्योंकि सेम उसी पॉइंट पर बन रहा है, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है उसी पर इमेज भी बन रहा है, तो उसका क्या होगा डिफरेंस, मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा। तो यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर हुआ। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका जवाब लिखोगे आप मिनिमम डिस्टेंस जो है इमेज और क्या लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कंकेव, है ना, इन कंकेव मिरर में क्या लिखेंगे आप, 0। एक्सप्लेनेशन में वही देंगे, when an object is placed at C then image also formed at C, therefore there is the 0 difference between the object and image। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्यों 0 हुआ। आंसर तो हम 0 लिख देंगे एक वर्ड में, लेकिन इसका कारण भी समझना चाहिए कि कैसे ये 0 हुआ, वही समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे जो क्यों 0 लिखा। ठीक, अब आइए तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज। हाँ बच्चों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अक्सर आते हैं पेपर में। कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है। एक केस है जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है। जैसे आप देख लो, ये अभी भी मैंने बनाया था, आप देखो, ये है कॉनकेव मिरर, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये है P, ये है F और ये है C। तो इसमें कह रहा है कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ये ऐसे होता है, ऐसे करके ये ऐसे होता है। ये जो है ये आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ये है कि जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। और बाकी जो इसके 5 केसेज हैं सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, तो उसकी तो हमको बात ही नहीं करनी, हमको तो केवल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की बात करनी है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में आप जैसे पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स मिरर में परमानेंट बनता है, कहीं भी रखते हैं, कहीं भी रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। जैसे ऐसे आया, कहीं भी हमने ले लिया, ऐसे गया, ये ऐसे डॉटेड लाइन बना के निकालते हैं इससे, समझ गए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया और एक यहाँ से ऐसे जाता है, तो यहाँ पर ये बनता है। देख रहे हैं, इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है और इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। फर्क इतना है कि इसमें जो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ये लार्जर साइज होते हैं, हाईली मैग्नीफाइड बनते हैं, लेकिन इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनता है लेकिन हमेशा ये स्मॉलर साइज होते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। यही डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका जवाब, इन कॉनकेव मिरर virtual and erect image is highly magnified, but in convex mirror
virtual and erect image is always a smaller size of object. ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो वर्चुअल इमेज बनता है वो कैसा होता है और इसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है वो कैसा होता है। दोनों में वर्चुअल है, ये दोनों ही पोजीशन वर्चुअल इमेज का है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हाईली मैग्नीट्यूड मतलब जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनता है, और इसमें क्या है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे हमेशा छोटा होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, यही आपको लिखना है। समझ रहे हैं बात? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चौथा क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में जनरली ये भी आते रहते हैं। समझ गए? ये है कि 3 मीडियम, देखिए बच्चों ये भी बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि 3 मीडियम ए बी एंड सी है। अपने रिफ्रैक्शन को थोड़ा रिकॉल कीजिए, रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.67 और इसका है 1.3। अब कहता है कि इन विच मीडियम, पेपर में पूछेगा कि इन विच मीडियम लाइट फास्टेस्ट, कभी कभी ये पूछ देता है एंड वाई। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड नीचे आता है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो आपको ये देखना है, इसी पर आपको कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर ये तो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब रही बात स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, तो गिवन मीडियम मान लेते हैं यहाँ पर ये x है, ठीक, x है। अब सवाल है कि इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, अगर x का वैल्यू, ये तो फिक्स है हमारा ऊपर वाला वैल्यू, ये स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये x का वैल्यू ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो होगा स्मॉल होगा। जैसे ऐसे देखिए, ये अगर 100 है, 100 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल इसका वैल्यू जो होगा सो 5 आएगा। अगर इसी 100 को अगर 25 से अगर डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा 4। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होता है तो इसका रिजल्ट बड़ा होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर कम होता है तो इसका रिजल्ट बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़े होते हैं तो इसका रिजल्ट छोटा होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो आप देखिए ये 1.5 का मतलब होता है 1.50, तो आप ये 1.50, ये 1.67, ये 1.3, इन तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यही पाते हैं कि ये C का वैल्यू सबसे छोटा है। क्या समझे? C का वैल्यू जो है ये सबसे छोटा है, इसका मतलब हो गया कि C में लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन मीडियम C लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट। समझ गए? है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि जो इसी में अगर पूछ देगा कि इन विच मीडियम स्लोएस्ट, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू ये है हमारा, तो इसमें हो जाएगा स्लोएस्ट। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में आपको ठीक रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। इसमें इसलिए स्लोएस्ट है, इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू इन तीनों में, और ये सबसे कम है, इसलिए इसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा लाइट, और इसमें स्लोएस्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरह का कोई जो वैल्यू, तो ये आपको कुछ भी दे सकता है,
हमने एक एग्जांपल दिया आपको, वो कोई दूसरा ही एबीसी दूसरे वैल्यू इसमें दे देंगे। बस आपको ये पकड़ना है कि आपको ढूंढना है कि कौन सबसे बड़ा वैल्यू और कौन सबसे छोटा है। हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और उसी आधार पर आप इसका आंसर लिखोगे। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, जो सबसे बड़ा होगा ये वैल्यू इंडिसेस का वैल्यू तो उसमें स्लोएस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेन मिरर हैज मैग्निफिकेशन 0+1 +1। अब ये भी बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ये बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये भी आता है कि अगर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका क्या मतलब, इससे आप क्या समझते हो? तो सीधी बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि m = होता है -b। ये है मिरर की बात कर रहे हैं, जो प्लेन मिरर है चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर में m = -b/u। अब इस सवाल में कह रहा है कि ये m का वैल्यू +1 है, तो +1 = -b/u। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा -b/, इसका ये मतलब हुआ v कहते हैं इमेज डिस्टेंस को और u कहते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फ्रॉम द मिरर। तो इससे हमको क्या आ रहा है कि v और u दोनों इक्वल आ रहा है और एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ये इंडिकेट करता है, निगेटिव इंडिकेट करता है कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड फॉर्म हो रहा है, मिरर के अपोजिट। तो ये लिखेंगे कि इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज बोथ are equal and on either side of mirror। either side का मतलब हुआ कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट इमेज फॉर्म करेगा, इसका मतलब। तो यही चीज आपको लिखना होता है, ऐसे शो करना होगा और ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट विल बी हैपन if half part of convex lens is covered with black paper। ये भी बहुत ही ट्रिकी थोड़ा सा है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में और अक्सर पूछते हैं पेपरों में। तो देखिए ये है आपका, ये है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब इसमें ये हम ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस को कहता है कि ये हाफ पार्ट को ये ब्लैक पेपर से हमने ढक दिया है, ये आधा पोर्शन हमने ढक दिया है। ठीक है, ये आधा पोर्शन हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से ढक दिया है। तो कहता है कि क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, या करेगा तो कैसा करेगा, ये चीज हमको समझना है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हाफ पोर्शन ही सफिशिएंट है। हाफ पोर्शन जो लेंस का है उससे भी इमेज फॉर्म हो जाता है, फॉर्म होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कैसे, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये है f1, ये है 2f1, ये है f2 एंड ये है 2f2। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ये एक पैरेलल लाइन जाती है जो कि आपको मालूम है, और दूसरा ठीक है, और दूसरा रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है, ऐसे निकलता है। मान लीजिए ये करेगा तो जरूर फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन
जब यहाँ से इमेज अगर नीचे से भी ऐसे आता है, फिर ये भी यहाँ मिलता है, तो मतलब डिफरेंट पार्ट से जब आता है फिर ये सारे मिलते हैं, तो ये शार्प इमेज बनता है। इमेज हाफ से भी बन जाएगा, जैसा आपने देख रहे हैं, इससे भी इमेज बन रहा है, लेकिन जब पूरी लेंस इसमें इन्वॉल्व होती है, जब पूरा रिफ्लेक्टिव रे जब ये यहाँ पर मिलते हैं, तो ये पूरा क्लियर एंड शार्प इमेज बनता है। तो इसमें हमको ये जवाब लिखना है कि इमेज तो फॉर्म होगा, लिखेंगे कि इमेज विल बी फॉर्म because for image formation half part of lens is capable, but intensity of image will be decreased means image will be blurred or fainted। तो बच्चों आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगर आपको अप्रोप्रिएट नहीं मालूम होता है तो आप इमेजिंग करके गेस करके कुछ लिख देते हो, तो वो आंसर सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये और बाकी चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा, इमेज फॉर्मेशन, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉम्प्लेक्स मिरर, बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैंने चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, बस हमारा ये सीरीज ही चल रहा है, जिसमें हम केवल एग्जाम पर्पस के जो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसी को मैंने आप लोगों को समझाने का, कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर ये ठीक से आप समझ लेते हो तो आपको पेपरों में, इन क्वेश्चनों में कठिनाई नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर वेरी इजीली। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है एग्जाम क्रैकर सीरीज ये अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैं हमारी वैसे कई वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो, मैथ का भी चल रहा है, साथ साथ साइंस का भी चल रहा है। तो आप दोनों अगर रेगुलर देखोगे, ठीक से देखोगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहेगा, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसीलिए बच्चों हम केवल CBSE बोर्ड या स्कूल का पेपर, दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, रहेगा। अब इसके दूसरे पार्ट में मैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगा, उसमें केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, आप करे भी होंगे, लेकिन हम, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आते हैं, जो मुझे मालूम है, मैं कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपको अगले पार्ट में इसके कराने का कोशिश करूँगा, वो ज़रूर देखना आप लोग, और इन सब को देखने के बाद आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।